अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, एहतशाम जान भट्ट नाम है मेरा और CSS की थोड़ी बहुत कोचिंग कर लेते हैं। आज आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो अ, इस टॉपिक पे पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ये खास तौर पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इस टॉपिक में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिपेंडेंसी थ्योरी, इसके पर्सपेक्टिव्स भी बीच में इनकॉर्पोरेट होंगे। और जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोई इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की हार्डकोर टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बड़े लेमैन कॉन्टेक्स्ट में ही बात को लेके चले। जो मकसद है बेसिकली वो आपको ये समझाना है कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का थीसिस जो इस दुनिया में 20th सेंचुरी में चला है वो कौन कौन से थीसिस हैं, वो कौन कौन से मॉडल हैं, और उन डेवलपमेंट के मॉडल्स के साथ जुड़ी हुई पॉलिटिसाइजेशन, यानी किसी ना किसी ग्रुप की उसमें कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रही, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स रहा है, चाहे वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज रही हैं, या उनके रिस्पॉन्स में अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज से, जिस तरह चाइना की तरफ से बीजिंग कंसेंसस डेवलप हुआ, तो एक पूरी ये कहानी, एक इसको हम एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करके इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहेंगे कि चीजें आइसोलेशन में नहीं होती। और CSS की स्टडी में ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि आप हर पेपर अलग-अलग 100 मार्क्स का जब तैयार कर रहे होते हैं तो ये बड़ी गलत स्ट्रेटजी है। आपके इन्वायरमेंटल साइंस के टॉपिक्स वो आपके एसे में भी काम आ सकते हैं, वो आपके करंट अफेयर में भी काम आ सकते हैं। आपके जेंडर के टॉपिक्स वो आपके एसे में भी काम आ सकते हैं, वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आ सकते हैं। सेम अप्लाइज ऑन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एक होलिस्टिक तैयारी CSS की होती है। और आज का जो टॉपिक है वो चूज इसलिए किया कि इससे आपको एक ऐसे की अंडरस्टैंडिंग में भी कंटेंट मिल जाए, एक करंट अफेयर का टॉपिक भी हो जाए, और आपको ये रियलाइजेशन भी हो जाए कि एकेडमिक स्टडी होती ही होलिस्टिक है, ऑल इनकम्पासिंग, जो अपने अंदर सब कुछ कवर करके रखती है। ठीक है जी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, जंग अजीम 2 से पहले, वेस्टर्न कंट्रीज में से कुछ उन्होंने जाके दुनिया पे कब्जे किए हुए थे, जिसको आम जुबान में हम कह देते हैं नौबादियाती निजाम, कॉलोनाइजेशन। जाके टेरिटरी कॉलोनाइज की और उस पे फिर अपना इंपीरियलिज्म एक्सरसाइज की। इंपीरियलिज्म के साम्राज्य निजाम कि अब जो टेरिटरी हमने कॉन्कर कर ली उसको अपने रूल्स और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक चलाए। हमारे लिए समझना आसान है, जिस तरह ब्रिटिश इंडिया में आए, पहले आके उन्होंने तजारती मंडियों को कैप्चर किया, फिर टेरिटरी कैप्चर की, फिर उसके बाद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इस टेरिटरी को चलाते रहे। सही है। ये वेस्टर्न कंट्रीज, हम जब इसको क्रिटिकली देखते हैं हम कहते हैं ये लूट खसूट के लिए आए, ये हमें लूट के चले गए। शशि थरूर एरा ऑफ डार्कनेस में इसको बड़ा डिटेल में जनाब बैन डाल देता है, जनाब ये तो लूट मार करके चले। ठीक है जी। और लार्जली हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, हम इंडिया पाकिस्तानी जो कॉलोनियल प्रोसेस को देखते हैं वो इसी नजर से देखते हैं। लेकिन मगरिब के ये कंट्रीज या माशरे ये किस नजर से देखते थे? ये इस नजर से देखते थे कि हम आए हैं इन लोगों को सिविलाइज करने, ये हमारे से पहले तो जाहिल थे, ये इन्हें कुछ नहीं पता था, हम इन्हें सिविलाइज करने आए, हम इन्हें बताएंगे जिंदगी का मकसद क्या है, हम इनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इनको सड़कें बना के दे रहे हैं, हम इनको रेल रोड्स बना के दे रहे हैं। जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं, रेल रोड्स बनाई थी इसलिए, रेलगाड़ियां, ताकि मार्केट्स को कनेक्ट कर सकते, मुख्तलिफ शहर जो है इंडिया के, उन तजारती मंडियों को कनेक्ट करके उनको पोर्ट्स के साथ जोड़ दें ताकि वो यहाँ से लूट खसूट करें। ये हमारा नैरेटिव है। जो उनका नैरेटिव है वो ये है कि हम तो आए हैं डेवलपमेंट,
ये देखिए जी, हमने जमहूरियत भी दी, समझ आ रही है जी। ये देखिए हमने इनको लॉज भी सिखाए, ये देखिए हमने इनको इंग्लिश की तालीमात दी, हमने इनको डेवलपमेंट के पाथ पे लगाया, समझ आ रही है जी। इसी कॉन्टेक्स्ट में व्हाइट मैन बर्डन बड़ा मशहूर टर्मिनोलॉजी है, गूगल कर लीजिएगा, व्हाइट मैन बर्डन। ये जो व्हाइट मैन बर्डन है ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में, स्पेनिश निकल रहे हैं कुछ इलाकों से और वहां पर अमेरिकन आ रहे हैं, यानी बर्डन है व्हाइट मैन पे, हमने ही तो ये सारा काम करना है, दुनिया को तहजीब हमने ही तो सिखानी है। अब ये पूरा मॉडल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये रोल बैक हो रहा है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये बड़ी कंट्रीज जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इतने ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी जो है वो मैन पावर भी कम हो गई, कोल्ड वॉर का प्रेशर भी आ गया, मल्टीपल फैक्टर्स, नेशनलिज्म ऐसी कॉलोनीज में जिस तरह यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान, कौमियत के जज्बात बढ़े, मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से आजादियां होनी शुरू हो, जिसको हम कहते हैं डीकॉलोनाइजेशन, सही है। अब ये जितने लोग हमारे जैसे हम आजाद हो रहे थे तो हम इस थीसिस में थे कि ये जो लूट मार गोरे करके जा रहे थे अब नहीं होगा, अब हमारे वसाइल, हमारे रिसोर्सेस हमारे पास, हम इनका इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरक्की करेंगे, सही जी, क्लियर है। ऐसा हुआ ज्यादातर केसेस में नहीं, कहीं सिविल वॉर शुरू हो गई, कहीं गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हो गया, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन डिले हो गए, लार्जली नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ये जो मगरिब के कंट्रीज थे ये सोच रहे हैं कि अब हम नॉन वेस्ट या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या ये जो आजाद हो गई हैं कंट्रीज, इनकी डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारी है, हमने अपना रोल ये अभी भी प्ले करना, सही है। अब ये जो रोल प्ले होना शुरू होगा ये सारा हम देखेंगे, और इस रोल पे फिर नॉन वेस्ट या डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको देखेंगे, और देखेंगे इस पूरी पॉलिटिसाइजेशन को आज के दिन तक या अभी तक चले। यूनाइटेड नेशंस के फोरम से डेवलपमेंट के आइडिया को डिफाइन भी किया गया और ये एक्सपेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के फोरम से कि डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी डेवलपिंग और नॉन यानी कि लो इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करें। ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में मेंशन कि जनाब जो अमीर कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करें, सही है जी। अब ये सपोर्ट का मैकेनिज्म क्या होगा, ये इनिशियली यूनाइटेड नेशन के पहले 10 से 15 सालों में ये तय नहीं हो सका। उसकी एक बड़ी वजह कोल्ड वॉर, जो पहला फेज है कोल्ड वॉर का, जो 45 से लेके 61, 62 तक का फेज है, ये बड़ा हाई फेज है और इसमें कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। यूनाइटेड नेशंस के फोरम से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और खासतौर पे एशिया की कंट्रीज, इनकी आपस की कनेक्टिविटी के लिए एक सोल्यूशन भी डेवलप किया गया जिसको कहते हैं ट्रांस एशियन रेलवेज। 1954-55 का आइडिया, ट्रांस एशियन रेलवेज। लेकिन ये जो ट्रांस एशियन रेलवेज हैं ये शुरू नहीं हो सका owing to the impact of कोल्ड वॉर, क्योंकि दुनिया दो आइडियोलॉजीज में, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 1961-62 से कोल्ड वॉर का इन्फ्लुएंस कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। क्यों? कि पहला जो फेज है उसको कहते हैं एरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी, टाइट बाइपोलर, बस दो ही पावर्स थी और वही चीजों को रेगुलेट कर। जो दूसरा फेज है इसको फिर लूज बाइपोलर में यूएन का थोड़ा सा रोल बढ़ना शुरू हुआ, फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट 61 में बन गई थी, यानी कि एक ब्रीदिंग स्पेस, गुंजाइश निकलनी शुरू हुई सिस्टम में। और यही वो डेकेड है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के फोरम से फिर फर्स्ट डेवलपमेंट डेकेड का नारा लगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, और उसके फोरम से पहला
जो हमें एजेंडा नजर आता है डेवलपमेंट का, फर्स्ट डेवलपमेंट कहते ही इसको यही है, फर्स्ट डेवलपमेंट डेकेड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, फर्स्ट डेवलपमेंट डेकेड। ठीक है जी, ये 60s का ये 65 में ही तो ये बनी है यूएनडीपी। तो जी इस कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा अब ये एक डेवलपमेंट डेकेड नहीं है जी, ये 3 है, 60s से फिर 70s फिर 80s, 3 डेवलपमेंट डेकेड्स। अब फर्स्ट डेवलपमेंट डेकेड में जो फार्मूला बनाया गया, प्लान बनाया गया, उसको कहते हैं इकोनॉमिक डुअलिज्म। इकोनॉमिक डुअलिज्म, डुअल मतलब दो, इकोनॉमिक डुअलिज्म। इकोनॉमिक डुअलिज्म का फलसफा ये था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, इन कंट्रीज की जो इनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर है ज़राए पैदावार में, डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर वो ज़राअत है। सही है। तो इनके रॉ मटेरियल को डेवलप्ड कंट्री की इंडस्ट्री के साथ इफेक्टिवली कनेक्ट कर, ताकि ये एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस में इंगेज हो। सही है जी, बड़ा जबरदस्त आइडिया था कि जिस चीज में जिसकी स्ट्रेंथ है उसकी वो स्ट्रेंथ और बढ़ाओ। और हम भी देखते हैं हमारे यहाँ भी 1960s में अयूब खान एरा में ग्रीन रेवोल्यूशन बड़ा मशहूर हुआ। हमने बैराज भी बनाए, सिंध का आखिरी बैराज कोटरी बैराज हमने इसी दौर में बनाया। लैंड रिफॉर्म्स करने की भी अयूब खान ने कोशिश की, देहातों को शहरों के साथ कनेक्टिविटी की, रोड्स भी बेहतर करने की कोशिश की, एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। तो ये हम एक एग्जाम्पल, हमारे जैसे बहुत और बाकी जगहों पर भी यही पॉलिसी के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की एग्रीकल्चर को, इनके लाइफ स्टॉक को, जो इनकी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, उस पर तवज्जो दिलवाओ, उसमें इनको बेहतर टेक्नोलॉजी दो, उसमें इनको लोन्स प्रोवाइड करो, ताकि इनकी जो प्रोडक्शन है वो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के साथ कनेक्ट हो जाए, एक इंटरडिपेंडेंस हो। पैसा लगा हर जगह पे, बड़ा जबरदस्त जी, ठीक है। लेकिन जब ये डेवलपमेंट डेकेड एंड हो रहा है तो ओवरऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का कलेक्टिव जीडीपी कम हो रहा है। बढ़ना चाहिए था। हाँ, आप चाहे ठीक है रॉ मटेरियल की कीमत कम है इंटरनेशनल मार्केट में बनिस्बत फिनिश फॉर्म की प्रोडक्ट्स की, लेकिन प्रोडक्शन तो हो रही है ना, चीजें तो बन रही हैं। जब बन रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, तो जीडीपी में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये समझ आती है जी? जो करंट अकाउंट डेफिसिट है कि आपने बाहर से क्या कुछ मंगाया और आपके मुल्क से क्या कुछ किया, वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपकी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो नजर तो आना चाहिए। लेकिन ओवरऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जीडीपी इस फर्स्ट डेवलपमेंट डेकेड से कम हो गया। सही है जी? इसका मतलब है कि इस पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस में कहीं ना कहीं तो फ्लॉ है। सही जी? अब हम देखें कि ये चाहे जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड हो, यूएन का फोरम भी हो, इंस्टीट्यूशंस, इदारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फौरन एंगेज नहीं हो जाते। हम कहते हैं ना फिर हमें इदारों से नहीं लड़ना चाहिए, किसी भी इदारे के साथ हमारा मसला हो जाए, नहीं यार इदारों से नहीं, सरकारी इदारों से या फलाने इदारे से नहीं लड़ना चाहिए, आम आदमी इदारे से कितना लड़ लेता है। हम कहते हैं क्योंकि इदारे अपनी जो अप्रोच डेवलप कर लेते हैं उसमें फौरन फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते, चाहे वो यूएन की कोई जेली एजेंसी हो, यूनाइटेड नेशन ही हो, चाहे फौरन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। इदारों में, इंस्टीट्यूशन में ये फ्लॉ आती है फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन टाइम के बाद। सो यूएनडीपी और ओवरऑल यूएन का फोरम 1960s के डेवलपमेंट डेकेड के फेलियर को कनेक्ट करता है विद कोल्ड वॉर।
हम हर जगह नहीं पहुंच सके टेक्नोलॉजी लेके, काफी ममालिक रशियंस के भी इन्फ्लुएंस में थे। फिर कोल्ड वॉर की वजह से काफी ममालिक में सिविल वॉर्स होती रही, वहां हम कहाँ पे रॉ मटेरियल पे और एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करते। सो अगर हालात बेहतर हो, पीस हो, तो ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। सही है जी। इस प्रीटेक्स्ट में सेकंड डेवलपमेंट डेकेड शुरू हो गया। सेकंड डेवलपमेंट डेकेड 70s का, 70s का डेवलपमेंट डेकेड भी बुरी तरह पिटा है। सेम मॉडल ही है इकोनॉमिक डुअलिज्म का। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की एग्रीकल्चर को, रॉ मटेरियल को प्रमोट करो और उसको कनेक्ट करो विद डेवलपमेंट। सही है। लेकिन 70s में भी पिटे हैं, ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सका। जीडीपी अगेन बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती, पहले से बेहतर हुई लेकिन बहुत बेहतर नहीं। अब क्या हुआ जी, यूएनडीपी के ख्याल में 70s में ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में नहीं थी जी, जो यूएनडीपी के कंट्रोल में नहीं थी। मसलन 70s में 2 दफा यकदम तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ गई। अब हर मुल्क को तेल तो चाहिए, सही है। सो तेल की कीमतें बढ़ी, इसका इम्पैक्ट फिर इकोनॉमीज पे आया, मईशत पे इसका इम्पैक्ट आया। फिर 70s के शुरू में ही ब्रेटन वुड मॉडल कोलैप्स हो गया, इसको गूगल कर लीजिएगा, ब्रेटन वुड मॉडल, BRETT ब्रेटन WOOD, ब्रेटन वुड। आसान जुबान में आपको सिर्फ समझा देता हूँ, गूगल जरूर कीजिएगा इसको, आसान जुबान में कि अर्ली 70s से पहले मैंने और आपने अगर कोई ट्रेड करनी है, तो आप कोई चीज बेच रहे हैं तो आपको मैं पेमेंट करेंसी में करूंगा, लेकिन चीज की जो कदर है, जो उसकी प्राइस है, वो आप इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिटरमिन करें। सही है जी। गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, यानी मैं आपसे कहता हूँ हाँ जी ये चीज देनी है, आप मुझे बिल्कुल आसान जुबान में समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो इस चीज को बेहतर गेज कर सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम जो डिसिप्लिन है CSS में आ रहे हैं। आपसे मैं क्या कहूँगा, ये कलम मुझे बेचना है आपको, हाँ बेचना, तो कितने का? अब इंटरनेशनल मार्केट में इस कलम की कीमत यानी ओवरऑल वो आधा तोले सोने के बराबर है। अब मैंने आधा तोला सोने नहीं दे देना, मैंने उस आधे तोले सोने के बराबर इक्वेट में जितना डॉलर होगा मैं वो पे करूंगा, लेकिन वर्थ डिटरमिन हो रही है गोल्ड से। ठीक है जी। अब हुआ ये कि दुनिया में डॉलर ज्यादा फैल गया, ठीक है जी, और गोल्ड के रिजर्व्स उतने नहीं थे। यानी अगर दुनिया का कोई मुल्क अपना सारा डॉलर उठा के यूनाइटेड स्टेट्स के पास ले जाए, क्योंकि करेंसी तो यूनाइटेड स्टेट्स की है ना जी डॉलर, और उनको कहे ये डॉलर लो अपना और गोल्ड दे दो, तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास इतना गोल्ड नहीं है और दुनिया में डॉलर ज्यादा फैल गया। ये एक बहुत बड़ा इशू बना। सो ये इस मॉडल को फिर अर्ली 70s में रिप्लेस किया गया विद पेट्रोडॉलर, विद पेट्रोडॉलर। पेट्रोडॉलर क्या कि सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज गोल्ड, उनका गोल्ड यूनाइटेड स्टेट्स जिम्मेदार है, इक्विवेलेंट टू डॉलर वो देगा। सही है जी। बाकी तमाम दुनिया के कंट्रीज वो डॉलर में ट्रेड करेंगे। यानी आप तेल प्रोड्यूस करने वाला एक कंट्री है और मैं एक डेवलपिंग कंट्री हूँ, आम सा कंट्री, तो मैं आपसे पहले तेल ले रहा था गोल्ड को इक्वेट करके इनटू डॉलर। अब मेरे पास डॉलर होगा तो मैं तेल लूंगा, वरना मैं ये नहीं कह सकता आपको कि मेरे पास गोल्ड है। ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को गारंटी दे रहा है कि तुम्हारे पास जितना भी डॉलर इकट्ठा हो गया उसके इक्वेट शुदा गोल्ड मैं आपको, इससे ये टर्मिनोलॉजी सामने आई पेट्रो डॉलर। अब एक लम्हे के लिए इमेजिन करें
कि आप लोगों के पास इस वक्त जो पाकिस्तानी करेंसी है इसमें आप ट्रेड कर रहे हैं और यकदम आपको कहा जाए कि नहीं इसमें अब ट्रेड नहीं हो, अब जिस चीज में ट्रेड होगी वो हो सकता है उसके पास थोड़ी हो, उसके पास थोड़ी हो और इधर हो ही ना, तो ये क्या करेंगे फिर? इन्हें लोन लेना पड़ेगा ना, इन्हें वो करेंसी, वो जो ट्रांजैक्शन जिसमें हो रही है जिस चीज में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 70s में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा डॉलर बारो किया, बहुत ज्यादा डॉलर बारो किया। तो डॉलर होगा तो ट्रेड होगी, तेल खरीदेंगे, सही। सो यूएनडीपी के ख्याल में कि ये हमारे बस में नहीं था, ये जो काम हुए इनकी वजह से हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सका, इसमें हमारी गलती नहीं है, सही जी, ये समझ आती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इस नए पैटर्न से बड़े डिस्टर्ब हुए, कर्जे लेने पड़े। आप पाकिस्तान एंड आईएमएफ गूगल कर लें, आप अर्ली 70s तक देखें तो पाकिस्तान ने तो 500 मिलियन डॉलर तक का कर्जा नहीं लिया, इससे भी कम कर्जा हमारा जो आईएमएफ से लिया और वापस भी कर अर्ली 70s तक। 70s में ही हमने पीछे लेने वाले 465 या 55 मिलियन ओनली मिलियन, हाफ अ मिलियन क्या लिया, उससे ज्यादा हमने 70s में लोन लिए, सही है, ताकि हम अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर सकते, सारा ट्रेड तो चल नहीं। 80s में हमने और ज्यादा लिए, हमने नहीं लिए, पूरी दुनिया के गरीब मुल्कों ने लिए, सही है। अब यहां पर जो फौज के खिलाफ लोग होते हैं वो भी कहते हैं देखा जी फौजी आगे बैठ के 80s में इन्होंने मुल्क पे कर्जे चढ़ा दिए, सही है। जो भुट्टो के खिलाफ होते हैं वो कहते हैं देखो जी भुट्टो ने मुल्क कर्जों में धकेल दिया, क्योंकि होलिस्टिक पिक्चर नहीं होती। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि तैयारी होलिस्टिक हो, क्योंकि होलिस्टिक पिक्चर नहीं होती तो आप फिर वो डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस में रह गई बात को, बस जी तैयारी होगी वहां, तो पूरे ग्लोब का मसला था, हम नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ही भरा हुआ ग्लोब। दुनिया की अमीर तरीन मुल्क तो 25-30 ही है, बढ़ा लें थोड़े से तो 35। OECD कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो कहते हैं अमीर मुल्क है दुनिया के, तो कितने मुल्क? 30-35, बाकी सारे तो हमारे जैसे हैं और कुछ तो हमारे से भी गए गुजरे, तो सबने कर्जे उठाए, कुछ ने बहुत ज्यादा उठाए, कुछ ने कम उठाए, कर्जे उठाए, समझ आ रही है जी? सो चीज होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में जब आएगी तो वो ज्यादा आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यानी लेट से आपको 20 नंबर का सवाल ही आ जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप शुरू हो जाएंगे ये जी बेरोजगारी के मसले, हमारे जनाब ट्रेड के मसले, हमारे टैक्स के मसले, हमारे के फिस्कल डेफिसिट के मसले, हाँ हैं, लेकिन साथ आपको ये भी नजर रखना है कि पाकिस्तान एज अ मार्केट ये अनेबल रही है टू कम्पीट एट इंटरनेशनल अरीना। तो फिर जो इंटरनेशनल अरीना पे मार्केट, जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, उसका फिर हमारे जैसे कंट्रीज पर इम्पैक्ट आना ही आना। ये भी प्रॉब्लम है, ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि आपने अपनी मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को उस लेवल तक पहुंचाया ही नहीं कि जहां वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके। अब जब ये आर्गुमेंट आप लेके आएंगे और इसके साथ बाकी आर्गुमेंट्स को लाएंगे तो एग्जामिनर को वो चीज बेहतर लगेगी। पर इस बात इसके कि आप सीधा सीधा लिख देंगे जनाब हमारे बेरोजगारी है, ओवर पॉपुलेशन है, पावर्टी है, तो ये है तो वो है, लो जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरे हो गए। सो आपकी जितनी होलिस्टिक तैयारी होगी आप बेहतर आर्गुमेंट डेवलप कर लें, समझ आ रही है? सो हम सेकंड डेवलपमेंट डेकेड में थे। सेकंड डेवलपमेंट डेकेड को जो पहला रिस्पांस आया डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से कि यार इन्होंने क्या किया हमारे साथ, ये हो क्या गया हमारे साथ, तो हम एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की कोशिश करें, एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की कोशिश करें। हमारे मेहनत और कर्जों में भी हम ही दबे, हमारे रिसोर्सेज से ही वेस्ट की मार्केट्स
डेवलप हो रही चल रही, और हम ही कर्जों में फंसे हुए। सो हमें एक इक्विटेबल ऑल्टरनेटिव मार्केट डेवलप करना। हाउएवर ये कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि पूरे की पूरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इस पे कंसेंसस नहीं बन सकती। कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट तो चल ही रहा था अभी भी, सही है। और ये बड़ा डेयरिंग स्टेप था, अगर ये उठा लिया जाता, ये बड़ा डेयरिंग स्टेप था। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक बहुत बड़ा इशू रहा है इनके दरमियान यूनिटी, कंसेंसस। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का तीसरा डेकेड, थर्ड डेवलपमेंट डेकेड, थर्ड डेवलपमेंट डेकेड, उसको वैसे ही वो आप कह लें कि कंटेम्पररी है विद डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो जो ग्लोबल बड़े हैं उनका कहीं डेवलपमेंट पे तवज्जो को नहीं, उनकी तवज्जो सारी कोल्ड वॉर के एंड में। यूनाइटेड स्टेट्स, अदर वेस्टर्न कंट्री, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मामेंट कर रही, रिस्पॉन्स में यूएसएसआर भी कर रहा। यूएसएसआर की इकोनॉमी कंप्लीमेंट नहीं कर सकी साथ। सो डेवलपमेंट का थीसिस तो गया तेल लेने। सो थर्ड डेवलपमेंट डेकेड वो भी अपने इंटेंडेड डिजाइन पूरे नहीं कर सका। मेथड सेम ही फॉलो करवाया हमने तीनों डेवलपमेंट डेकेड्स में, इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म, सही है। लेट 80s में आके फिर जो हमने कहा ना, इदारे फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन जरा देर से जा रहे हैं, तो फौरन तो कहते हैं हमारे सेट ऑफ रूल्स बने हुए, इन्हीं को फॉलो करो। जिस तरह FATF, जनाब हमारे सेट ऑफ रूल्स बने, हमारी रिकमेंडेशन बनी, आपने इन्हीं को फॉलो करना, सही है। अब उनमें एक प्रोविजन है, FATF की प्रोविजन में एक प्रोविजन है जो हमारे यहाँ फिर हुकूमत के नुमाइंदे भी नहीं बताते और हमारे यहाँ जनरली अखबार भी नहीं बताते। उसकी एक बड़ी मजेदार प्रोविजन है कि जनाब ऐसा कोई भी कंट्री जो ग्रे लिस्ट में है, अगर उसने ग्रे लिस्ट से निकलना है तो उस पर जरूरी है कि उसके यहाँ जहां भी मेजर जिन कंट्रीज से पैसा आता है या वहां जाता है, उनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करें। समझ आ गई? तो कुछ नहीं तो 15, 20, 25 कंट्रीज के साथ आपको फिर एग्रीमेंट्स करने हैं, और उन कंट्रीज को पता है कि आप फंसे हुए हैं, तो वो फिर आपके साथ नेगोशिएट करते हैं, अपने बेनिफिट्स लेने की भी कोशिश करते हैं। सो इट मे बी पॉसिबल कि 10, 15, 20 साल बाद ये प्रोविजन थोड़ी सी इसमें रिलैक्सेशन हो जाए, इसमें थोड़ी सी ऑल्टरेशन हो जाए, लेकिन अभी के लिए बहुत ज्यादा रिजिडिटी है। और जो कंट्री उस ग्रे लिस्ट में फंस जाता है वो फिर यही रोना रोता है कि ये हमारे खिलाफ सियासत हो रही है, हमारे खिलाफ सियासत। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन, ये 1-2 रिकमेंडेशन काफी टफ रिकमेंडेशन, सही है। तो इदारों में, इंस्टीट्यूशन में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन थर्ड डेवलपमेंट डेकेड के फेलियर के बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस नतीजे पे पहुंचा कि ओहो गलती होगी। गलती ये हुई है कि हम इस इकोनॉमिक डुअलिज्म में जितनी भी सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहे, उसमें मस्कुलिन टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। हम मेल फार्मर्स को ही असिस्ट करते रहे, या हम जिन हुकूमतों को असिस्ट करते रहे वो आगे मेल फार्मर्स को, मेल जो लेबर है उसी को असिस्ट करती रही। तो खवातीन कहाँ गई? तो भाई वेस्ट की तरक्की में तो खवातीन ने एज अ लेबर फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यार जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो लेट 80s से UNDP की रिपोर्ट्स में ये वर्ड पहली दफा स्ट्राइक करना शुरू हुआ कि अब डेवलपमेंट आगे आगे करनी है तो हमें फिर जेंडर इक्वालिटी की तरफ फोकस करना है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, इसमें कोई दो अरफी बात तो नहीं। लेकिन क्योंकि ये फार्मूला मगरिब में कामयाब हुआ तो अब सारी दुनिया भी इसी को चलाएगी, तभी तरक्की हो सकती। समझ आ रही? क्लियर होता? लेकिन 1990s में जहां वेस्टर्न कंट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन डेवलपमेंट को लेके, और फिर वुमेन के लिए लॉज
उनकी प्रोटेक्शन के लिए डेवलप कर रही। वहीं साथ साथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पेट्रियार्की है, जहां इलिटरेसी है, जहां रेजिस्टेंस चेंज को रेजिस्ट गरीब आदमी बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है और ज्यादा गुर्बत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फैली हुई। सो इस पूरे नैरेटिव के खिलाफ रिएक्शन होना शुरू। सही। तो इसके अब इस चीज के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी कि आप औरत को लेबर फोर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रहे। एनीवेज, ये इकोनॉमिक डुअलिज्म, इसमें साथ फिर वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, ये जितने हम काम कर रहे हैं, लेट 90s में ये यूएन के फोरम पे ये क्लियर हो गया कि ओहो, हम तो काम ही सारे स्पेसिफिक स्फीयर्स में कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो होगी उस वक्त जब ये सारे स्फीयर्स को एक जगह इकट्ठा करके एक कोई होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट उसमें इनको चलाया जाए। अच्छा, हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, लगता से हम कर रहे हैं, हम हेल्थ पे भी कर रहे हैं, हम क्लाइमेट पे भी कर रहे हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी कर रहे हैं, हम डिजीज पे भी कर रहे हैं। WHO अपने काम कर रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने काम कर रहा है, यूनेस्को, यूनिसेफ। यार एक जगह इकट्ठा करो, एक स्ट्रीम डेवलप करो और उसको फिर एग्जीक्यूट करो 15 सालों में। तो 2000 में डेवलपमेंट के थीसिस में अगला इनिशिएटिव आया जिसको कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 गोल हैं, तो गूगल कर लीजिएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 गोल हैं। यानी उन गोल्स में कोई भी नई चीज नहीं है। हाँ, टारगेट नहीं है दुनिया से आधी पॉपुलेशन दुनिया की हम गुर्बत खत्म कर दें, टारगेट नया, लेकिन एड्रेस पॉवर्टी कोई कर रहे हैं, गुर्बत कोई कर रहे हैं। तो इशू नया नहीं है, काम होते नहीं पहले, लेकिन आओ इकट्ठे एक साथ एक जुबान होगी। सही जी। 15 साल का टारगेट था 2015 तक का। 2015 में कामयाब हुए नहीं हुए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लार्जली तो नहीं, टारगेट्स पूरे नहीं हुए, एक दो ही हुए। तो 15 में फिर डेवलपमेंट का ये थीसिस और एक्सपैंड हुआ और फिर ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, अभी तक हम एक नैरेटिव चला रहे हैं कि वेस्ट और यूएन के फोरम से आने वाला, अभी तो एक पूरी नई अलग दुनिया भी पड़ी हुई है, ये भी एक पर्सपेक्टिव आ रहा है, अभी तो इसको फिर क्रिटिकली भी देखना पूरा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट ईयर है 2030। सही है। और जिस तरह फिर कोविड का इम्पैक्ट आ गया और जिस तरह फिर दोबारा से एक नॉट एग्जैक्ट रेप्लिका बट सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर दोबारा से शुरू होगी चाइना और अमेरिकन की, तो ये अनलाइकली है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सके, रिलेटिवली थोड़ा सा ईज आउट सिचुएशन थी, तो अब तो पॉसिबल नहीं। सही। तो ये एक यूएन के फोरम से एक डेवलपमेंट का पूरा एक स्टोरी कि जिसमें ट्रांस एशियन रेलवेज फर्स्ट डेवलपमेंट डेकेड, सेकंड, थर्ड और फिर उसके बाद स्पेसिफिक काम और फिर कलेक्टिव काम। फर्क क्या पड़ा? with the extraordinary example of a few countries, आप सिंगापुर का नाम ले लो जो थर्ड वर्ल्ड से था, तरक्की कर गया। एक तो अगर कहीं पर किसी स्टेट के पास रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ गया, पैसा बहुत आ गया, प्रोडक्शन बहुत हो गई है थर्ड वर्ल्ड में, तो इंसानी हकूक, डेमोक्रेसी
उसके मसले। सो जो वेस्ट की बयान करता डेवलपमेंट है वो, उसमें तो फिर ह्यूमन राइट्स भी होने चाहिए, उसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी होनी चाहिए, सिविल लिबर्टीज भी होनी चाहिए। वो सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, वो तो पूरा एक स्फीयर है। सो वो तो कहीं पे भी नहीं हुआ लार्ज, एक दो कंट्रीज की एग्जांपल्स के अलावा कहीं पे नहीं। क्यों? इस पे अब एक डिबेट है जिसको प्रॉपरली इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिसिप्लिन में वैसे तो कहा जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस वर्सेस बीजिंग कंसेंसस। वॉशिंगटन कंसेंसस वर्सेस बीजिंग कंसेंसस। नाम से जाहिर हो गया होगा, वॉशिंगटन कंसेंसस अमेरिकन का प्लान दुनिया में डेवलपमेंट कैसे होगी, बीजिंग कंसेंसस चाइनीज का प्लान कि एक कंट्री अपनी डेवलपमेंट कैसे कर सकता है। लेकिन वो स्पेसिफिक जार्गन में जिस तरह मैंने कहा कि वो मैंने आपको नहीं लेके जाना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करवाना। भाई बात ये है कि मगरिब का डेवलपमेंट का आइडिया, उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बहुत प्रॉब्लम्स रही। मगरिब का डेवलपमेंट का आइडिया थर्ड वर्ल्ड को डेवलप नहीं करवा पाया। मसलन आप कहीं और ना जाएं, आप सिर्फ वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज को पढ़ लें। वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटी, कंडीशनैलिटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं इनकी। कंपैरेटिव एडवांटेज एंड कंडीशनैलिटी है कि हमें इनकी उतना डिटेल में नहीं, हम बेसिक चीज। भाई आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आपको डैम चाहिए बनाना, आपने कोई नहरें बनानी, आपने स्कूल अस्पताल बनाना, तो बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, पैसे नहीं आपके पास, आप अपनी फिजिबिलिटी बनाते हैं और फिजिबिलिटी आप वर्ल्ड बैंक को दिखाते हैं। सही है, वर्ल्ड बैंक कहता है ठीक, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल ए दुनिया की फलानी कंपनी फलाने मुल्क की वो आपको देगी, इस प्रोजेक्ट का मटेरियल बी दुनिया के फलाने मुल्क की फलानी कंपनी वो आपको देगी। समझ आ रही है? यानी ऐसा नहीं है कि वो आपको पैसा दे देंगे और आप ऑप्शंस करेंगे, टेंडर बनेंगे, ठीक नहीं, वो आपको पहले बता देंगे कंडीशनैलिटीज के साथ कि भाई कैसे ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो। वो जनाब महंगा हो जाता है। समझ आ रही बात की? लेकिन आपको डैम की जरूरत है, आपको उस प्रोजेक्ट की जरूरत है, 25 से 30 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं, ओके ठीक है, करते हैं जी। यूं एक पूरा जाल इज कंडीशनैलिटीज और कंपैरेटिव एडवांटेजेस बिछाया जाता। ये अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एनालिसिस आ रहा है ना कि कैसे ये डेवलपमेंट जो का नाम लेते थे, हम डेवलपमेंट हुई नहीं, हम तो और फंसते गए। सही है? फिर सिर्फ यूएन या उसकी झेली बॉडीज या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ यही नहीं, इसके अच्छा आईएमएफ का भी एक है। आईएमएफ का भी 80s में जब थर्ड वर्ल्ड के पास लोन पाइल अप हो गया और दे वर अनएबल टू पे बैक, तो किसका सहारा लेंगे? आईएमएफ का। जनाब हम तो फंस गए हैं जनाब, और फंस गए और फंस गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारे प्रॉब्लम में जा रहे हैं, लोन भी फंसे हुए हमारे। तो 80s में आईएमएफ ने एक प्लान शुरू किया जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इसमें आके फिर ये ऐसे थर्ड वर्ल्ड या लो इनकम या डेवलपिंग कंट्रीज के डोमेस्टिक जो बजट्स हैं और डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर है उन पे उनको भी आगे चेक में रखते।
समझ आ रही है? अब करते गुड फेथ में थे, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पॉलिटिसाइजेशन, मैं हुकूमत में हूं, मैं आईएमएफ का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम मान रहा हूं, आप अपोजिशन में, आपको बलोचित शामबड़ मुल्क बेच के खा गया, आईएमएफ अब हमारे फैसले करेगी, ये होगा वो होगा, पॉलिटिसाइजेशन। आवाम से वोट लेंगे ना, कोई नहीं खाता किसी को आईएमएफ का, कहीं दुनिया में किसी मुल्क को खाया आईएमएफ? सिंगापुर आईएमएफ से ही लोन लेके तरक्की कर गया, समझ आ रही है? लेकिन एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आईएमएफ को भी ये रियलाइज हो गया, इंटरनेशनल फोरम्स को भी रियलाइज हो गया कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल बड़ा कम रेशियो है, लो बैक बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो अबैंडन करते जा रहे हैं, और उसकी जगह एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो पाकिस्तान को भी अब मिल रही, उसकी तरफ आते जा रहे हैं। कंडीशनैलिटी यहाँ पे भी आ गई कि भाई हम आपको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम देंगे, आप इसके मुताबिक अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे और हम उसको फोर्सी करेंगे। सही, कर्जे तो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, अगली बात तो हम बाद में जाएंगे कि ऑल्टरनेटिव क्या है, जो हमने बीजिंग कंसेंसस वाला काम। तो जी अगर आप अपनी मार्केट को, अब कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, बर्डन आता जा रहा है, आपके पास डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर इतना टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, खर्चे ज्यादा हैं, तो इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। हमें जरूरी नहीं है ट्रेड डेफिसिट समझने की, सिर्फ अंडरस्टैंड करना। आप लिखना चाहते हैं गूगल कर लीजिएगा उसको, कि आपकी डोमेस्टिक मार्केट से आने वाला रेवेन्यू और आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा, रेवेन्यू कम, तो डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट्स ज्यादा, ठीक है जी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू। टोटल आपके मुल्क से जाने वाला डॉलर ज्यादा, आने वाला डॉलर कम, करंट अकाउंट डेफिसिट। सही है जी। सो हर लिहाज से ऐसे कंट्रीज फंसते जा रहे हैं, लोन पे लोन पे लोन पे। अब डेवलप्ड वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, यार ये आप डिफेंस पे ज्यादा खर्चा कर, समझ आ रही है? आप अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स कम करें, आप अपने गैर जरूरी, जो किसी भी बजट में ना, किसी भी मुल्क के बजट में उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक उसका डेवलपमेंट कंपोनेंट होता है और एक उसका नॉन डेवलपमेंट कंपोनेंट होता है। नॉन डेवलपमेंट कंपोनेंट में आपके वो जो फिक्स खर्चे हैं, सैलरीज होगी, तनख्वाहें हो गई, जो आपके खर्चे स्टेट के चलने चलने। डेवलपमेंट कंपोनेंट जिसमें आपने फिर आगे स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, मेडिसिन पे इन्वेस्ट करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एडीपी प्रोग्राम्स, अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आपने स्ट्रेंथन करना, पूरा करना, वो सारा डेवलपमेंट। तो जनाब ये अपने नॉन डेवलपमेंट खर्चे कम करें, तो तनख्वाहें भी हैं उसमें, सरकारी मुलाजिम, तो यार प्राइवेटाइजेशन करें, जान छुड़ाएं अपनी। अब जब ये वाले टूल्स आना शुरू होते हैं तो फिर लोकल मार्केट, उसमें आम आदमी, यार ये क्या होता है, क्योंकि हमारी जैसी सोच रखने वाले लगभग पूरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में यही सोच है, सरकारी नौकरी, जॉब सिक्योरिटी। तो प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो जॉब डाउन साइजिंग होगी, प्राइवेट बंदे ने तो अपने तरीके से चलाना चाहिए। तो जनाब मार्केट को ओपन करें, मार्केट ओपन कर देंगे अपनी, तो ऑलरेडी हम कर्जों में फंसे हुए हैं, एक्सपोर्ट्स पहले हमारी कम है, मार्केट अपनी ओपन कर देंगे तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट सस्ते दामों हमारे मुल्क में दाखिल हो जाएंगी, लोग वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे, डॉलर तो फिर हमारा बाहर ही जाएगा, क्योंकि जो चीज आ रही है उसकी डॉलर की मद में पेमेंट तो जानी है, चाहे सही नहीं, सीधी तरह नहीं जा रही, कर्जे लेके जाएगी, जाएगी तो सही, सो पाइल अप होता जाएगा कर्जा। सो दोनों तरफ से अपना अपना रंग आ रहा है, डेवलप्ड वर्ल्ड, उसके इकोनॉमिस्ट, उसके ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन कहते हैं यार क्या आपके अंदरूनी मसाइल हैं, डेमोक्रेसी का ना होना, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स का ज्यादा होना, नॉन डेवलप जो आप कह रहे सैलरी कंपोनेंट्स हैं, इनका एक्सपेंडिचर आप बर्डन, इनको कम करो यार। जबकि थर्ड वर्ल्ड से कि हमें डिक्टेट करी जा रही, हमें डिक्टेट करी जा रही ना, पहली जो रैशनैलिटी है वो मुकम्मल सच है, और ना ये दूसरी रैशनैलिटी ये मुकम्मल सच है।
सही है। सच हमारे सामने फिर जो शख्स लेके आता है वो दो हैं। एक का नाम है राउल प्रेबिश, राउल प्रेबिश, और दूसरे का नाम है हेनरिक कार्दोसो। राउल प्रेबिश एंड हेनरिक कार्दोसो सच हमारे सामने ये लेके आते। पहले इनके सच को देख लें और उसके बाद फिर देखें कि क्या इस डेवलपमेंट के आइडिया जो अभी तक हम सारा डिस्कस करते आ रहे हैं इसका कोई अल्टरनेटिव है। तो है चाइना। अभी उसके प्रोजेक्ट्स की तरफ भी आएंगे। उसने भी तो एक डेवलपमेंट की स्कीम शुरू की है ना दुनिया में, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। ठीक है जी, वो चाइनीज मॉडल की है। चाइना ने खुद कैसे अपनी डेवलपमेंट की और अब वो कैसे डेवलपमेंट के थीसिस को फैला रहा है और उस पर फिर वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, वो हमारा आखिरी हिस्सा होगा। लेकिन जो राउल प्रेबिश और हेनरिक कार्दोसो कह गए वो 99% केसेस में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यही मसला है। सही है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ये मसला नहीं है कि लोन चढ़ गया ज्यादा, ये इंप्लीकेशन है, मसला कहीं और है। ये उसके असरात नजर आ रहे हैं, ये उसके नुकसान नजर आ रहे हैं, कर्जा चढ़ गया। समझ आ रही? मसला कहीं और है। और ये दो बंदे फिर आईआर की जुबानबंदी में इनको डिपेंडेंसी थ्योरी में देखा जाता है, लेकिन यहां हम उसको बगैर उसके भी देख सकते हैं। यानी हम अगर अपने ऐसे में लिखने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, अगर वो पूछ लेता आपसे, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का थीसिस, इवन सपोज जिस तरह के ऐसे पीएमएस वगैरह में आते हैं बड़े आसान से, तो उसमें वो आपसे सीपैक एंड पाकिस्तान पे ऐसे पूछे, तो वहां पे भी आप फिर इस डेवलपमेंट के थीसिस का एक कॉन्टेक्स्ट कि कैसे सीपैक और ये बीआरआई के आइडियाज पॉपुलराइज हुए हैं, गिवन के वेस्ट के डेवलपमेंट के आइडियाज वो सक्सेसफुल नहीं हुए थर्ड वर्ल्ड में। सही है जी। और थर्ड वर्ल्ड कितना तेजी के साथ फिर बीआरआई को ज्वाइन करता या करता गया, तो वहां पे भी काम आएगा। तो आप एक पैराग्राफ भी ऐसा लिख जाएंगे तो आपके एग्जामिनर पर, तो हमें अभी वहां पर डिपेंडेंसी थ्योरी, उसकी डेफिनेशन, उसके जार्गन बना के ऐसे में या करंट अफेयर में चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स थ्योरी, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स डेफिनेशन को अपनी अंग्रेजी में आसान जुबान में लिख सकते कि वो ऑफेंड ना हो, उसको बात समझ आए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी बात आपको समझ आ रही, मैं भी बीच में कोई एक दो चीजें ना भी समझ आ रही हूँ, मेरी भी इनकैपेसिटी हो समझाने की। आप लोगों को तो नहीं मैं कह सकता कि आपकी इनकैपेसिटी होगी समझने की, मेरी होगी इनकैपेसिटी के बीच में कोई एक दो चीजें ना समझ आ गई। लेकिन लार्जली ज्यादातर चीजें, कहानी तो बन रही है, एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो रही है। ठीक है, जिसके शौक है, जिसको वो पॉइंट्स को, टर्म्स को आगे और गूगल कर ले, किताबें देख ले। अब तो ऑनलाइन चीजें पढ़ी हुई है, अच्छा खासा डिटेल में चीजें पढ़ी। ना प्रेबिश कहता है कि ना तो ये कसूर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का है कि उनकी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, और ना ही ये कसूर डेवलप्ड वर्ल्ड के कंट्रीज का है कि थर्ड वर्ल्ड की तरक्की क्यों नहीं हुई। ये कसूर है इंटरनेशनल मार्केट का। ये कसूर है इंटरनेशनल मार्केट का। मजेदार अंडरस्टैंडिंग उसकी कि ये जो हमने एक बाइनरी ऑपोजिशन बना ली है ना, बाइनरी ऑपोजिशन 0-1, मर्द औरत, दिन रात, इसको कहते हैं बाइनरी ऑपोजिशन। तो ये जो बाइनरी ऑपोजिशन हमने बना ली हुई है, इससे सच तक नहीं पहुंचते आप। ना तो वेस्ट के कंट्री सोच के कि हम थर्ड वर्ल्ड पर साजिशों के जाल गिराएंगे, और ना ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कि हमने जानबूझ के अपने हालात ऐसे करने के, हमने लोन में फंसना है ताकि हम मगरिब को क्रिटिसाइज कर सके। ऐसा तो फिल्मों में होता है ना, हम रियल लाइफ में तो नहीं होता। सो प्रेबिश कहता है इशू कहाँ है, वो है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट प्रेबिश कहता है कि खासतौर पे 20वीं सदी में, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो फ्रेमवर्क, ये अब किसी एक दो तीन स्टेट्स के कब्जे में नहीं है।
कि कोई अपनी मर्जी से मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को ऑपरेट करे, चला ले। हाँ, हर कोई अपनी कोशिश करता है, लेकिन कोई मार्केट को मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकता। इशू क्या है? आसान जुबान में आपको बताते हैं। फर्ज कर लें कि आप लेदर के मर्चेंट हैं, चमड़े के ताजर हैं। हाँ जी, ईद गुजरी है, आपने बड़ा चमड़ा इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी, बहुत ज्यादा इकट्ठा, और उसके बाद आपने जनाब उसको एक्सपोर्ट कर यूरोप में, क्योंकि यूरोप में लेदर से बनने वाली वूल और ये काओ और बफलो और इनसे बनी हुई प्रोडक्ट्स, जूतियां, बैग, ये जो आपके पर्स हैं, तो तुम लोग क्या कहती है इसको, क्लच, हैंड बैग, क्लच भी कहते हैं मेरे ख्याल है, छोटे। हाँ, तो वो भी लेदर की होगी ना। तो मगरिब में एक लेदर की मसनूआत का कल्चर है कि जनाब लेदर की प्रोडक्ट्स, क्या सही है, बड़ा फायदा हुआ आपको, बड़े करोड़ों कमा लिया आपने, हैं? पूरे मुल्क से खाले इकट्ठी की, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर दी आपने। आसान जुबान में बात हो रही है। अगले साल फिर आपने 2 4 5 दोस्त अहबाब से भी पैसे लिए कि भाई बड़ा मुनाफा होता है और खाले भेजेंगे हम। अगले साल आपने पार्टनरशिप कर ली लोगों के साथ, और पैसा बीच में लोगों का एंगेज करके आप कुर्बानी आई, खाले इकट्ठी की, अब आप भेजना चाह रहे हैं, बिक नहीं रही। पता लगा कि इस एक साल में यूरोप की मार्केट में एक ट्रेंड डेवलप हुआ कि लेदर प्रोडक्ट्स, जानवर मार के इतनी किलिंग, लेदर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप तो फंस गए ना। क्यों? क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे थे वो प्रोडक्ट थी प्राइमरी प्रोडक्ट, कोई फिनिश फॉर्म की प्रोडक्ट तो भेज नहीं रहे थे आपको, प्राइमरी प्रोडक्ट थी, उससे फिनिश फॉर्म की चीज वहां बननी है। समझ आ रही? तो गए आप, अब ये कौन से मुल्क ने साजिश की जी आपके खिलाफ? क्यों जी? मार्केट का अपना एक कल्चर, उसका एक फैशन है। समझ आ रही है? ये लड़कियां, ये यकदम तुम लोगों का 6 महीने बाद डिजाइन बदल जाता है कपड़ों का, है जी, लॉन्ग शॉर्ट हो जाता है ना। ये कौन पहली दफा कहता है कि हाँ मैं ऐलान कर रही हूं कि आज की तारीख से अब लॉन्ग फ्रॉक का जो है वो कल्चर शुरू हो गया? ऐसा तो नहीं होता, ये डेवलप हो जाता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट भी कोई 1 2 3 स्टेट्स के कंट्रोल में नहीं है, ये फैशन पीपल डेवलप कर देते हैं और वो फैल। लेकिन आप बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ताजिर, आप तो फंस गए, आप तो गए और आप जैसे हजारों लाखों और गए। ये समझ आ रही? सो अब इसको राहुल प्रेबिश की जुबान में समझें तो राहुल प्रेबिश कहता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डिपेंडेंट है इंटरनेशनल मार्केट के फैशन फेड पे, फैशन उसके कल्चर पे। वहां कल्चर बदला, आपकी प्रोडक्टिविटी बेड़ागरक होगी। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, आप चीजें ही प्राइमरी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। सही। अब आते हैं यूएन के डेवलपमेंट एक्ट 1 2 3, वो आपसे क्या करवा रहे थे? प्राइमरी प्रोडक्ट्स ही, एग्रीकल्चर ही, ठीक। तो राहुल प्रेबिश फिर वो सारों को एक साथ इकट्ठा दे लेते भाई, जब तक आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी इफेक्टिव, आप मार्केट में अपने लिए स्पेस नहीं बना सकेंगे। मार्केट जरा सी हिलेगी, आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट फिर पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। समझ आ रही है? सो ये आपकी जनाब डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में आपको चाहिए कि जनाब इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, तभी आप सर्वाइव कर सकते। अच्छा, फिर वो एक बहुत बड़ी मजेदार की बात करता है, वो कहता है जनाब 50 60 साल पुरानी बातें उसकी। तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन फिनिश फॉर्म की प्रोडक्ट्स का भी,
अब तो हम फिनिश फॉर्म की प्रोडक्ट्स का भी मार्केट में कंपटीशन देखते हैं ना, आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, हवावे, फिनिश फॉर्म की प्रोडक्ट्स। गाड़ियों में भी इसी तरह, टेस्ला ने आके तो सबकी दौड़े लगा दी। लेकिन आज से 50-60 साल पहले का उसका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि फिनिश फॉर्म की प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में वो एक ब्रांड बन जाता है। अप्लायंसेस मंगवानी है, फलाने मुल्क की अप्लायंसेस बेहतरीन, समझ आ रही है? फिनिश फॉर्म की फलानी चीज एक्सेसरीज मंगवानी है, फलाने मुल्क की बेहतरीन है, सही है जी। हाँ, उस मुल्क के अंदर फिर ताजरों का कंपटीशन हो, वो अलग बात है, लेकिन एक लेबलिंग हो जाती है कि हाँ भाई इस मुल्क की ये चीज बेस्ट। हमारे यहाँ आज तक हमारे बड़े जो हैं, आप में यानी आपसे पीछे मेरी जनरेशन से जो पीछे वाली जनरेशन है, वो अभी भी कहते हैं जापानी चीज होनी चाहिए जी। जापानी चीज देर पा होती है। बंदा उनको जितना मर्जी समझाए कि जनाब अप्लायंसेज में कोर टेक्नोलॉजी को देखना जरूरी है, वो एनर्जी एफिशिएंट भी हों। अब कनाडा की चीजें एनर्जी एफिशिएंट हैं, अब चाइना की चीजें एनर्जी एफिशिएंट हैं, समझ आ रही? नहीं 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 नहीं, जापानी बेहतरीन, ठंडा कर देगा पूरा कमरा जनाब, एक ही एसी जो है विंडो एसी, यही लिखा। ये आज के बाकी जो आए हैं ये तो नहीं थे। तो ये उसी दौर में ही राहुल प्रवेश है। तो जनाब फिनिश फॉर्म की चीजों में, ठीक है, लेबलिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, लेकिन रॉ मटेरियल में क्या है? गन्ना आप भी उगा रहे हैं, गन्ना इंडिया भी उगा रहा है, गन्ना ब्राजील भी उगा रहा है, ठीक है जी, गन्ना मैक्सिको भी उगा रहा है। अब इन सब में आपस में कंपटीशन, इनके इस कंपटीशन की वजह से रॉ मटेरियल की जो नेटवर्थ है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ती नहीं है। ये दुनिया में किसी ने साजिश करके ये नहीं किया कि गन्ने की, गंदम की, बाजरे की इसकी कीमतें होंगी कम और टीवी की, फ्रिज की और इन चीजों की कीमतें होंगी ज्यादा। ये आपका मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा, समझ आ रही? क्लियर होती बात? सो उसकी वजह से इनकी कीमतें नहीं ऊपर बढ़ पाती, मुकाबलेबाजी आपस में इनकी शुरू हो जाती है। और फिर ये सब टाइड एड का शिकार हो जाते हैं। ये बड़ा मजेदार फिनोमेना, टाइड एड, इसका शिकार हो जाता है। ये क्या है? आम जुबान में ज्यादातर आप में से सिंध और पंजाब से, दही इलाकों से होंगे, 8-10 एकड़ जमीन है, काश्तकारी करनी है, पैसे को नहीं, साहूकार के पास जाएंगे, व्यापारी के पास जाएंगे, आड़ती के पास जाएंगे, बनिए के पास जाएंगे, हर इलाके में मुख्तलिफ नाम है इनके। आप उसको कहेंगे बीज दे दे, बीज दे दिया, खाद दे दे, खाद दे दी, स्प्रे दे दे, स्प्रे दे दिया, फलानी मशीन दे दे कुछ दिनों के लिए, दे दी, वो सब कुछ दे रहा है आपको, इस शर्त के साथ कि जनाब खड़ी फसल मेरी होगी और इस रेट पे होगी। अब रेट आपकी फसल का 1000 है सपोज, अब चीजें तो वो आपको दे रहा है, उस पे वो मार्कअप सूद ज्यादा ले रहा है, और आपसे उसने रेट भी डिटरमिन पहले ही कर लिया कि भाई 700 में लूंगा। आधा सिंध इसी तरह गंदम बिकती है, आधे सिंध में बनिए, आधे सिंध में इसी तरह गंदम उठाते हैं किसान से, और किसान मजबूर होता है, मान जाता है, सही। अब इसी चीज को इमेजिन करें ग्लोबल पॉलिटिक्स, टाइड एड, ये चाहिए, सिक्योरिटी का ऑपरेटर्स चाहिए, और चीजें चाहिए, ठीक है देते हैं, लेकिन ये तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है ये जनाब इस रेट पे ये हमारी तरफ ही आएगा। क्लियर? टाइड एड, आप अपने रॉ मटेरियल से अगर 100 रुपए कमा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो टाइड एड के तनाजुर में आप फिर 70, 65, 60 कमाएंगे, और मसला
सो मार्केट की डायनामिक्स डिटरमिन, वो कंट्री टाइड एड में एंगेज करके आपकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा, उसने भी तो अपना इंटरेस्ट देखना ना, बाकी कंट्रीज भी यही टाइड एड पॉलिटिक्स कर रहा, और आपने भी ये देखना कि अगर मैंने इसको ये ना ऑफर इसकी मानी तो मुझे जो चीजें चाहिए वो नहीं मिली। सो टाइड एड की पॉलिटिक्स वो भी प्रवेश बताता है कि भाई ये क्यों आप इसका शिकार होते हैं, क्योंकि आप रॉ मटेरियल पे बेस कर रहे होते हैं। कहानी समझ आई? अब जनाब ये आपस में फिर कंपटीशन की वजह से इनकी कीमतें कम, तो वो लिखता है कि एक पूरा कंटेन शिपमेंट आप मंगवाओ और भेजो, पूरी शिपमेंट, पूरा शिप आप कंटेनरों से भर भर के रॉ मटेरियल का भेजो, जवाब में एक कंटेनर आएगा बस, और पैसे बराबर हो जाए, क्योंकि आपकी चीजों की कीमत कम और फिनिश फॉर्म की चीजों की कीमत ज्यादा। तो आपने तो फिर उस घन चक्कर में फंसे रहना, आपने कहां से डेवलपमेंट करनी है जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, और उस लेवल की इंडस्ट्रियलाइजेशन फिनिश फॉर्म की प्रोडक्ट्स की, ये नहीं कि गोलियों टॉफियों की मशीनें बना ली आपने, आटे की मिलें लगा ली आपने, चीनी की मिलें लगा ली, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां से आप अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी ब्रांडिंग जो है वो डेवलप कर सकें। ये बात समझ आती? अब एक और बाबा जी, हेनरिक कार्दोसो। हेनरिक कार्दोसो बाबा जी बड़े मजेदार, वो कहते हैं नहीं, मार्केट भी बहुत दूर की बात है भाई, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं कर पाए। अगर हम ये मान लें कि हमें किसी मुल्क ने जानबूझ के हमारे खिलाफ साजिश नहीं की, कोई ग्लोब के बड़े मिल के उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के खिलाफ साजिश नहीं की, यही बात प्रवेश की आ रही ना कि नहीं नहीं साजिश उससे नहीं है, मार्केट के डायनामिक्स है, तो ठीक है मान लिया, तो ये भी तो देखो कि आपके कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई क्यों नहीं, किसी ने तो रोकी। और ये जो बात करता है ये 99% केसेस में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे एप्लीकेबल होती, पढ़ाई नहीं जाती, यानी आपकी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल्स पर भी इन चीजों को हाईलाइट ही नहीं किया जाता, क्योंकि ये हाईलाइट होनी शुरू हो गई तो एक पूरी ग्रेजुएशन की कम्युनिटी ऐसी डेवलप होगी जो सवाल उठाना शुरू हो जाएगी, पढ़ाई नहीं जाता। बड़ा केयरफुल इन चीजों को दबे अल्फाज में कुछ टीचर बता दें तो बता दें, नहीं तो टेक्स्ट के हिस्से नहीं बनाए जाते इन चीजों। हजूर आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में 3 तबकात ऐसे होते हैं जो आपकी हैवी इंडस्ट्री डेवलप होने नहीं देते, वो जिम्मेदार हैं। सो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को ग्लोबल लेवल पर तो आप देख रहे हो, उसकी जड़ें आपके मुल्क के अंदर 3 तबकात, 3 क्लासेस उनमें फंसी हुई हैं, वो ठीक हो जाए, आप डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे, आप इंटरनेशनल मार्केट को compete करना शुरू हो जाएंगे। लोन कोई मसला नहीं है, 8% से ज्यादा लोन पे करके, 8% ज्यादा मार्कअप रेट पे लोन पे करके सिंगापुर ने तरक्की की है, समझ आ रही? लोन कोई मसला नहीं है, अगर लोन मसला हो तो आप कर लीजिएगा डेप्ट लोन टू जीडीपी रेशो, लोन टू जीडीपी रेशो, लिस्ट कंट्रीज की लिस्ट चेक कर लीजिएगा, लोन टू जीडीपी रेशो, या तो वो लिस्ट किसी गलत आदमी ने बनाई है, तो अगर वो लिस्ट ठीक है तो उसमें टॉप 5 में जापान का नाम है, इटली का नाम है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, और G7 के मेंबर हैं, G8 के, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। तो लोन टू जीडीपी रेशो चेक कर लें आप इनकी, तो ये आप तो कहीं भी इनके करीब नहीं है, तो बहुत ऊपर है, तो ये भी कोलैप्स हो जाता है। लोन की अमाउंट प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी मार्केट वाइब्रेंट है, वो तरक्की कर रही है, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, खरबपति आदमी नया प्रोजेक्ट लगाना होता है, जेब से पैसा लगाता है,
लोन लेता है। हम क्योंकि मैं आप हम आदमी गरीब लोग, हम कहते हैं पहले लोन ले लेता है फिर माफ करा लेता है, इसी तरह लूट मार करता है, ऐसे नहीं। लोन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इकोनॉमी वाइब्रेंट है, लोन पे बैक हो रहा है। आपकी इकोनॉमी वाइब्रेंट नहीं है तो 100 रुपए का लोन भी बढ़ा कर रखा है। आप लोग काफी बड़े हो गए, आप लोग, मैं आप लोगों से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हमें किसी दौर में 1000 रुपया किसी दोस्त का देना होता था ना तो जान जाती थी, सही है। कई कई दिन उसको शक्ल नहीं दिखाते थे, यार इसका 1000 रुपये देना कहाँ से देंगे, क्यों? क्योंकि हमारी अपनी इकोनॉमी नहीं थी, लेके खर्च कर दिया। अब तो या तो चोरी करें, अम्मी से अबू से लें, ऐसे ही है ना। लेकिन आज हम किसी दोस्त को कहें यार 10 लाख देना, 20 लाख देना, 3 महीने में 2 महीने में वापस कर दूं, वापस हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम अर्न कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी चल रही है, समझ आ रही है। सो लोन की अमाउंट वो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, आपकी इकोनॉमी अगर चल रही है तो सही है, तो लोन प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो शरई तकाजे आ जाते हैं फिर के लोन सूद पे होगा या बगैर सूद के होगा, तो हम सिर्फ लोन, हम कर्ज की बात कर रहे हैं, हम सूदी कर्ज की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कर्ज की बात, कि कर्ज लेना को प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी इकोनॉमी वाइब्रेंट है, वो चल। लो जी, अब कार्दोसो कहता है कि पहली क्लास जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में 60% से ज्यादा अगर वहां जमहूरियतें हैं तो उनकी पार्लियामेंट्स में मौजूद होती है लैंडेड एलीट। तो जब आपका जागीरदारी सूबाई और कौमी असम्बलियों में 60% से ज्यादा बैठा है, तो चलो आपकी जेबों में कुछ नहीं जा रहा, उसका रॉ मटेरियल तो बिक रहा है ना, उसकी जेब में तो पैसे जा रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है लेकिन उसकी जेब में तो पैसा जा रहा है, उसका तो ब्रेड एंड बटर ही वही है, उसकी तो सियासत भी वहीं से है। 6 गांव छोड़ के 7वें गांव ने वोट नहीं दिए थे, उसका पानी बंद करा दो, अगली दफा सेट हो जाएंगे। तो वाटर पॉलिटिक्स का भी इस्तेमाल होता है, क्यों नहीं? ये तोनसा वाली जो नहर है आप लोगों के तो करीब है ना, कैसे पानी चोरी होता है? जो जो पानी चोरी करवा रहा है, जो कर रहा है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल एलीट को सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो वो पानी चोरी नहीं कर सकेगा, सही है जी। सो उसकी अपनी इकोनॉमी बेहतर हो रही है लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। सो ये लैंडेड एलीट ये कभी नहीं चाहती जनाब कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाए, इससे मुल्क का फायदा लेकिन उस तबके का नुकसान, सही। ये अब हेनरिक कार्दोसो कहता है। फिर नेशनल बोर्जुआ, बोर्जुआ कहते हैं आपकी एक हायर मिडिल क्लास और ऐसी इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के, हैवी इंडस्ट्री नहीं, ये जिस तरह आटा मिलों वाले हो गए, चीनी मिलों वाले हो गए, ये वाली बोर्जुआ क्लास, नेशनल कंजम्पशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाले हो गए, सही है जी। ये एक ऐसी क्लास है जिसको पता है कि अगर आपने अपनी मार्केट ओपन कर दी तो फिर बाहर से आने वाली प्रोडक्ट्स लोग वो खरीदेंगे, हमारी प्रोडक्ट्स को लोग हाथ नहीं लगाएंगे। सो ये भी फिर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस ओपन मार्केट के हक में नहीं होते कि भाई इस तरह ही चले, हमारा फायदा होता है, समझ आ रही थी। इंडिया का जो यार है गद्दार है, गद्दार, यकदम नारे लगना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया के साथ MFN स्टेटस में चलते तो इंपोर्टेड चीजें सस्ते दामों लोगों को मिलना शुरू होती। इंडियन सीड सस्ता है आपकी मार्केट से, इंडियन फर्टिलाइजर सस्ती है आपकी मार्केट से, तो आपकी फर्टिलाइजर वाले तो सारे तेल लेने चले जाने थे, समझ आ रही है। प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में और क्वालिटी में, ठीक है, प्राइस ज्यादा ना हमारी। अगर आप मतलब कि वो एग्रेरियन बैकग्राउंड में रहते हुए देखें तो आपका यूरिया DAP उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इंडियन पेस्टिसाइड्स और जो
फर्टिलाइजर्स हैं उनकी प्राइस कम है ओवरऑल। जो तो वो जब इंपोर्टेड चीजें आनी है, जाहिर है जो आपके यहाँ चीज आनी किसी और मुल्क से वो इंपोर्टेड हो गई, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी। तो एक नारे लग गए, फिर जनाब उसको मजहबी रंग भी दे दिया गया। हालांकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ही नहीं है पसंदीदा तरीन मुल्क। मोस्ट फेवर्ड नेशन एक ट्रेड जार्गन है, जिसमें आप जिस स्टेट को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाइटल देते हैं, आप उसके साथ लोएस्ट टैरिफ पे ट्रेड करते हैं कि आपकी तरफ से जाने वाली चीजें कम टैरिफ वो कॉस्ट करेंगे, चार्ज करेंगे, और उनकी तरफ से आने वाली चीजों पे भी आप कम से कम टैरिफ ड्यूटी टैक्स लेंगे, तो चीज सस्ती हो जाएगी ऑटोमेटिक। सही। लेकिन जो तीसरी बात वो करता है, वो कहता है ये जो दो ग्रुप है ना जी, इन दो ग्रुप्स के साथ फिर एक तीसरा ग्रुप है जो नेक्सस बनाता है, और वो है मिलिट्री। मिलिट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो एंटरप्राइज बन गई होंगी, उन्होंने बिजनेस में इंगेज हो गई होंगी। अभी हानिर कार्दोसो कहता है कि ये जिस बिजनेस में एंगेज हो जाती है और फिर साथ लैंडेड एलीट और नेशनल बोर्जवा के साथ मिलकर नहीं इसी तरह निजाम चले। समझ आ रही? इजिप्ट में मिलिट्री, पूरी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री इजिप्ट में मिलिट्री चलाती, और भी कई ममालिक में इसी तरह बिजनेस की मुख्तलिफ एक्टिविटीज में एंगेज है कि इसी तरह चलती रही। ओपन मार्केट की, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मार्केट हमारे कंट्रोल से निकल जाएगी। तो हेनरिक कार्दोसो कहता है भाई डेवलपमेंट के इस थीसिस में कोई आपके खिलाफ बड़ी पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो रही, बल्कि ये ग्रास, ये आप एक विद इन द स्टेट इन तीन ग्रुप्स को बेहतर करने तो सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। क्लियर है जी? समझ आती कहानी? अब आते हैं फिर उस आखिरी सवाल की तरफ कि क्या ऐसा कोई कंट्री है कि जिसने इस वेस्ट के डेवलपमेंट थीसिस से अलग रह के और प्रेविश और कार्दोसो से सबक सीख के तरक्की की? चाइना। डोमेस्टिक मार्केट कंसोलिडेट की, डोमेस्टिक मार्केट की हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। सही। और एक ग्रेजुअल राइज ऑफ चाइना 90s और अर्ली 21st सेंचुरी में हमें होता नजर आया। समझ आती है? कोई बड़े लोन नहीं पकड़े, कोई IMF की डिक्टेशन नहीं ली अपनी डोमेस्टिक मार्केट को, और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट पूरी क्लोज रखी। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट लेट 70s में ओपन कर दी गई थी। इन्वेस्ट करो, आओ, खुद भी प्रॉफिट खाओ, हमें भी प्रॉफिट दो। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि चाइनीज मॉडल में और वेस्टर्न मॉडल कहता है कि स्टेट का असर रसूख मार्केट में नहीं होना चाहिए, मार्केट ओपन रहनी चाहिए। चाइनीज मॉडल स्टेट की स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट निगरानी में वन पार्टी सिस्टम में डेवलप हो। सही है? क्लियर होती बात? अब जब चाइनीज राइज होता गया तो अब ये थॉट कि हमें दुनिया की मार्केट के साथ अपनी इफेक्टिव कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। जियो इकोनॉमिक्स में होने वाले कंपटीशन में अगर हमारे ईस्टर्न पोर्ट्स को और ईस्टर्न ओशंस को ब्लॉकेड कर दिया गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, वॉर में फिर जाना पड़ेगा हमें। तो हम ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, ऐसे ऑल्टरनेटिव जिससे हम भी दुनिया की मार्केट्स के साथ कनेक्ट हो जाएं और दुनिया की मार्केट्स भी हमारे साथ उनका फायदा हो। तो इस प्रिटेक्स्ट में डेवलप हुआ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सही। और हम देखते हैं तेजी के साथ दुनिया के ममालिक
60+ कंट्रीज तो बकायदा सिग्नेटरी हैं BRI प्रोजेक्ट्स की, हम उनमें से एक है, मोर देन 60। सीपैक के जैसे 6 कॉरिडोर हैं, और जिस तरह सीपैक का कॉरिडोर है इस तरह 6 और कॉरिडोर हैं समंदर के जमीन के मिला के। सही, ये काम शुरू किया। अब इस काम में हर जगह पैसा लेके जा रहे हैं ना, हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं बिजली घर बना रहे हैं, कहीं सड़कें बना रहे हैं, कहीं रेल रोड बना रहे हैं, कहीं पूरा पूरा शहर बना रहे हैं। सही, तो अच्छा है, लेकिन ये मुफ्त में तो नहीं बना रहे होंगे, ये मुफ्त में तो नहीं बना रहे होंगे। अब चाइनीज मॉडल क्या है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि हम आपको लोन देंगे, आप कान खड़े हो जाएंगे, हैं लोन तो वही वर्ल्ड बैंक वाले और वो वाले काम, ठीक नहीं। वर्ल्ड बैंक और IMF के जो लोन का मार्कअप रेट है, चाइनीज उससे हाफ पे आपको लोन देते, 2%। मिनिमम IMF का जो मार्कअप रेट है वो मिनिमम वो 4% मिनिमम, तो चाइनीज आपको 2% तक पे लोन दे जाती है। सही है, यानी आपको अब फिर ज्यादा मार्कअप नहीं देने पड़ने ना, कम मार्कअप देने पड़ने। और दूसरी तरफ वो आपको लोन देते ही नहीं, वो आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं आइडिया ऑफ इक्वल पार्टनरशिप। आइडिया ऑफ इक्वल पार्टनरशिप। प्रोजेक्ट लगाएंगे आपके यहाँ, कुछ मखसूस अरसे तक उस प्रोजेक्ट से जो ज्यादा प्रॉफिट है, लायंस शेयर, वो चाइनीज लेंगे, कम शेयर आपका होगा, और कुछ अरसे बाद आपका शेयर ज्यादा हो जाएगा, चाइनीज का कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में चाइनीज ने किया, कोरियंस ने भी यही किया। हमारी जो मोटरवे है ना, पहली मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद वाली, वो डेवो कंपनी, कोरियन कंपनी, वो बनी ऐसे थी कि 2015 तक उसका लायंस शेयर डेवो का था, 15 से फिर आपका शेयर शुरू हो। समझ आ रही? इक्वल पार्टनरशिप। अब इक्वल पार्टनरशिप में फिर वो कर्जे की अमाउंट नहीं शो होती, वो पैसा वो कर्जे में शो, कर्जे में रिफ्लेक्ट नहीं होता, लोन टू GDP रेशो में रिफ्लेक्ट नहीं होता वो पैसा। हाँ, प्रॉफिट की मद में पैसा जाता है आपके मुंह से, लेकिन वो आप पे बर्डन नहीं, इन्वेस्ट हो रहा है ना। हाँ, इस पे कई क्रिटिसिज्म भी है कि जी ये पैसा फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में तो रिफ्लेक्ट होता है, कि जो डॉलर आपके यहाँ आ रहा है और जो डॉलर आपके यहाँ से जा रहा है उसमें तो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन आपको चीज भी तो बनी मिल जाती है, और आप पे वो लायबिलिटी भी नहीं होती किसी भी तरह। लोन टू GDP रेशो आपकी कम होती जाएगी, आपकी मार्केट कंड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट होती जाएगी। तो इक्वल पार्टनरशिप पे अगर आप काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सही है जी। तो चाइनीज पकड़ते नहीं है मार्केट्स, लेकिन चाइनीज पे भी क्रिटिसिज्म है। अब वो क्रिटिसिज्म वेस्ट की तरफ से आता है, हमारी तरफ से क्या है, हमारी क्या औकात है, वो फिर वेस्ट की तरफ से आता है कि ये तो एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनने जा रही है। ये देखो जी, कीनिया की पोर्ट पकड़ ली इन्होंने, कीनिया लोन पे बैक नहीं कर सका। ये देखो जी, श्रीलंका का पूरा सिटी पकड़ लिया। तो उस पर फिर रिस्पॉन्स ये भी आता है कि भाई वो लोन देते हैं तो आप वो जो कंट्री लोन ले रहा है वो अपने सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रख के लोन ले। अब ये तो नहीं है कि बैंक आपको जनाब 12% पे गाड़ी दे रहा है और मैं आपको कहूँ 2% पे गाड़ी ले लो और आप कल सारे डाउन पेमेंट लेके आ जाओ कि जी हमें 100 गाड़ियां दे दें, किस्त आप ना दे सके महीने बाद 100 गाड़ियों की, तो फिर तो मैंने आगे फिर गाड़ी उठा के लेके आनी। तो इसमें फिर चाइनीज का कसूर नहीं है, उस मार्केट का कसूर है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में देख लें, हमने सिर्फ 10 अरब डॉलर के कर्जे लिए हैं, बाकी सारी इक्वल पार्टनरशिप है। यानी जितने भी सीपैक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सिर्फ 10 बिलियन डॉलर का लोन है और बाकी सारा इक्वल पार्टनरशिप पे। तो हमारे फिर ये भी एक ट्रेंड, ये चाइनीज का मॉडल है। अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ में स्ट्रॉन्ग स्टेट के चेक के अंडर और ग्रोथ के मॉडल को जनाब IMF के मुकाबले में एक इक्विटेबल फोरम डेवलप करना, जो किया भी हुआ उन्होंने AIIB, एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब जितनी तेजी से चाइनीज के मॉडल को पॉपुलैरिटी मिली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जितनी तेजी से, सो वेस्ट ने उसको काउंटर करने की कोशिश की कि जी चाइनीज का डेवलपमेंट मॉडल फ्लॉड है, ये ठीक नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी, ये असासों पे कब्जे कर लेंगे कंट्रीज के। यूएन के फोरम से कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिहाज से तो बीआरआई प्रोजेक्ट्स ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अमेरिकन ने पहला एक रिस्पांस दिया 2017 में, जिसको कहते हैं इंडो पैसिफिक पॉलिसी। इंडो पैसिफिक पॉलिसी, अब भाई इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की सारी कंट्रीज हमारी तरफ आओ, हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी भी देंगे, हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करेंगे, बेहतरीन ब्लू इकोनॉमी डेवलप करके दे देंगे तुम्हें, मसला ही को नहीं। ये गूगल कर लेना, ब्लू इकोनॉमी। स्ट्रैटेजी फ्लॉप होगी, नहीं चल सकी। मोस्ट रिसेंट अभी महीना पहले, 1.5 महीना पहले, एक नई स्कीम वेस्ट के कंट्रीज ने शुरू की, जिसको कहते हैं B3W। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जनाब हम लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। तो किसका इंफ्रास्ट्रक्चर? डेवलप्ड वर्ल्ड का, वहीं पर उन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज का कि जो चाइना की तरफ मूव कर। सो अब इस वक्त आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, इसमें जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं हो रही, कम है। इसमें जियो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। बैटलफील्ड डेवलपमेंट का प्लेग्राउंड है कि किसका डेवलपमेंट का थीसिस ज्यादा बेहतरीन है और वो अट्रैक्ट कर रहा है। 2045 to 50 वो टाइम है जो एकेडमिशियंस को, स्कॉलरशिप्स को ये गेज करवाने में वो कामयाब होंगे कि किसका डेवलपमेंट का थीसिस बेहतर था, या ये भी दो कंट्रीज की पॉलिटिकल राइवलरी थी अंडर द गाब ऑफ डेवलपमेंट। सो टाइम 2 से 3 डेकेड्स, अभी तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के नजर आ रहे हैं। सो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो मेयरली प्लेयर का रोल प्ले करते ता वक्ते के हम हेनरिक कार्डोसो की बात को मुकम्मल का मुकम्मल मान ना लें। हम लैंडेड एलीट को लैंड रिफॉर्म्स करके उसको टैकल करें, हम नेशनल बोर्जुआ को उसकी लिमिटेशंस में रखें, उसकी पॉलिटिसाइजेशन में ना आने दें, और फिर मिलिट्री भी अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करे। समझ आ रही? ये था जी टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।